हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं मोशन इन प्लेन के एक और धमाकेदार से सेशन में। और आज अपन करने वाले हैं बेटा रिलेटिव प्रोजेक्टाइल एंड इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। आज है अपना लेक्चर नंबर 6 एंड रिलेटिव और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट आपके अंदर फील होगा। लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहा था बहुत दिनों से कराने को, वो अपन सबसे पहले करते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज सबसे पहले इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के ऊपर खूब सारा काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो तीन चीज मुझे करवाने हैं, जिसके लिए मैंने एक ब्लैंक पेज रखा हुआ था। कहाँ चला गया? ये रहा। ठीक है, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरा बात। क्वेश्चन क्या है वो समझना। मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत पहले बोला था, क्योंकि हम प्लेन मोशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? प्लेन का। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है जरा सा समझना। जैसे ऐसा कोई प्लेन है, ऐसा जो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना के बैठा हुआ है, ऐसे इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन हम लोग। और इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये नीचे स्लाइड होता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये नहीं स्लाइड हुआ, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया, ऊपर बढ़ाया, ऊपर बढ़ाया, ये स्लाइड होना शुरू हुआ। ये एंगल ऑफ रिपोज एंड ऑल, ये सब न्यूटन्स लॉ में अपन कवर अप करेंगे। जस्ट काइनेमेटिक्स खत्म होने के बाद वो शुरू होगा। अच्छा, रिलेटिव मोशन 1D 2D और रिलेटिव प्रोजेक्टाइल सारा कवर करेंगे इसके जस्ट बाद, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बाद। थोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे काम कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, जल्दी से देखते हैं इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो सपोज करो कि मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन इस तरीके से मैंने बना दिया है। चलो बहुत अच्छा, आपने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया सर। ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ, है ना। हाँ, एक इंक्लाइन प्लेन बना लिया मान लो सर। बहुत, ये रहा अपना इंक्लाइन प्लेन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, दमकदार, चमकदार। ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश। अब अगर यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइंड है, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। और कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बढ़िया सा बना लो। यही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लो ऐसा भी ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, स्फीयर है, कुछ भी है, यहाँ पे मैंने रखा है। ठीक है, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जो हमेशा यूज होगा। क्या यूज होगा? हमेशा यूज होगा न्यूटन्स लॉ में, एवरीवेयर। देखना होता क्या है, एक सरफेस जो है हमेशा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पर एक फोर्स लगाती है। इसे दुनिया बोलता है नॉर्मल फोर्स। ओके, नॉर्मल मतलब जो सरफेस से 90 डिग्री पे हो। यहाँ पे धरती माता इसके ऊपर ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे लगा रही होती है, mg। मैं क्योंकि इस चैप्टर में फोर्स की बात क्यों करूं, इसीलिए मैं ये एन भी नहीं लिखना चाहता था, लेकिन एन ऐसे मान लो तुम कि मैंने नॉर्मल लिखा है, 90 डिग्री का एंगल बना। यहाँ पे जी धरती माता का जी नीचे लगा, और यहाँ पे ये जो नॉर्मल है इसको थोड़ा सा नीचे मैंने खींचा है अपने सहूलियत के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर ये एंगल थीटा है और यहां से डायरेक्ट परपेंडिकुलर दिया तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ये कितना होगा छुटकी, ये बताओ, ये छुटकी कितना होगा बताओ। सर ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्यों सर? क्योंकि ये टोटल तीनों ट्रायंगल के सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ये सब क्या है? ये सब फोर्सेस है, वेक्टर है। उसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने वेक्टर में सिखाया है, वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। तो एंगल का और बेस्ट काम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज मैंने बनाया है, ये वाला चीज, ये जी यहाँ पे जो लगता हुआ दिखा रहा हूं मैं, इसको शिफ्ट करके मैं इधर कर देता हूँ। इससे तुम्हें जरा सा भी दिक्कत हुआ क्या? नहीं सर, पैरेलली शिफ्ट किया। पहले ऐसे बना हुआ था, अब उसको उठा के ऐसे कर दिया। ये हम कर सकते हैं। ठीक है सर। तो अब तुम्हें बड़ा क्लियर एंगल दिखा, ये थीटा और ये वाला 90, तो ये कितना दिखा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो 180 डिग्री बनाएगा ये। बोलो हाँ है ना? सही बात है। तीनों का सम करके देखो, थीटा और थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 90 90 180 हो जाएगा। तो ये निकालने का तरीका है कि अगर ये थीटा है और ये 90 है तो दूसरा ये कैंसिल आउट करो। ठीक है ना? तो अगर ये x होता, ये 90 होता, तो ये क्या लिखते तुम? 90 माइनस x, है कि नहीं? ये मान लो y होता और ये 90 होता, तो ये 90 माइनस y। अब ये देखो, ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये नॉर्मल था क्योंकि मैंने ऐसे बनाया है ये। ठीक है ना दोस्त?
तो ये भी तो नीचे भी तो 90 डिग्री होगा। हाँ सर, ये भी 90 और ये भी 90, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाता है। और ये छुटकी एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ बताओ मुझे, ये कितना हुआ बताओ, ये कितना हुआ बताओ मुझे। सर ये हो गया आपका एंगल थीटा। कितना हो गया मेरे दोस्त, क्या कितना हो गया मेरे दोस्त, क्या। तो ये जो जी था, इसका एक कंपोनेंट हम ले पाएंगे इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो ये देखो, जिधर थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है। ये जो धरती माता का जी नीचे लग रहा है, इसका अब एक कंपोनेंट हम दिखाएंगे इधर। इसको क्या लिखेंगे, जी कॉस थीटा। अब ये याद रखना, ये चीज अब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा न्यूटन्स लॉ में। मैं सीधा लिखूंगा, मैंने बताया था बच्चों, ये थीटा होता है, यहाँ पे mg लगेगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमेशा नॉर्मल और mg के बीच का एंगल वही होता है जो इंक्लाइंड का होता है। ये तगड़ा डबल ए आर्मी है, एकदम तुम लोग बन जाओ और याद कर लो। कैसा भी हो, कैसा भी इंक्लाइंड हो, सपोज करो इंक्लाइंड ऐसा है, सपोज करो इंक्लाइंड ऐसा है, ओके सर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना आज के बाद, क्योंकि अपन इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं तो वहां भी यूज कर लेंगे और ऐसे भी यूज कर लेंगे। इंक्लाइंड ऐसा हो या इधर की तरफ हो या इधर की तरफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो क्या सिखाया मैंने, जो भी इसके बीच का एंगल होगा, मान लो ये एंगल है अल्फा, तो यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे mg के बीच का एंगल वही होगा हमेशा, ये दोनों हमेशा सेम होगा। मजा आया ना तुम लोगों को। सेम यहाँ पे मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, आंख बंद करके तुम क्या करोगे, इसके ऊपर जो होगा परपेंडिकुलर और इसका जो होगा mg, इस mg और इसके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल हमेशा ये होगा, ये दोनों हमेशा सेम होता है। यही तो अभी तुरंत पढ़ाया है ना, ये दोनों हमेशा सेम होता है, यही तो अभी तुरंत पढ़ाया है। हाँ सर एकदम सही बात है। तो ये तुमने बन गया क्या, डबल ए आर्मी बन गए हैं अपन सर, और एकदम फोड़ने का एकदम सेट है कहानी। ये दोनों चीज दिमाग में हमें रखना है, ओके सर। तो ये चीज हमें यूज करना है फ्यूचर में। अब ये जी का ये वाला कंपोनेंट हो गया जी कॉस थीटा, तो इधर वाला क्या होगा बेटवा, जल्दी से बता दो। सर ये वाला हो जाएगा कितना, यहीं से कंपोनेंट इधर की तरफ ले सकते हो या बीच से ले सकते हो, तुम्हारा मन है। यहां से दिखा रहे हो तो यहां से दिखा दो। पैरेलल वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको लेके ऐसे ऐसे करके अपने घर तक ले जा सकते हो तुम, अनंत काल तक ले जा सकते हो तुम ऐसे पैरेलली शिफ्ट करके। तो जी का ये वाला कंपोनेंट कितना, जी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना, जी साइन थीटा। बहुत बढ़िया बात है भैया, बोलो क्या एकदम सेट हो चुका है दिमाग में, याद हो गया। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट कर ले। कभी भी कोई इंक्लाइंड है और उसके ऊपर जो बॉडी आता है उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है सर, आया मजा। तो अगर मैं इस पे क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का फ्रेम करूं, सुनना ध्यान से मेरा, ये कुछ डिस्टेंस में मान लूं और मैं बोलूं कि ये वाला डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, क्वेश्चन ये बना दूं अगर मैं तुम्हें, ठीक। मान लिया मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, कुछ भी मान लो x है मान लो, ऐसे फॉर एग्जांपल कोट करता हुआ जा रहा हूं, ओके सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बोला मैंने, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है x, और ये बॉडी को मैंने जस्ट रिलीज किया, बॉडी को क्या किया, जस्ट रिलीज किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, फ्रिक्शन है नहीं, इसका जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से ये आएगा। कितना टाइम लगेगा यहाँ पे बॉटम पे आने में, अगर मैं ऐसा पूछता हूँ क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन बाय दिस स्फीयर टू रीच एट द बॉटम, ये पूछता हूँ, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्फीयर टू रीच एट द बॉटम, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। सर ये जो डिस्टेंस है ना सर, ये जो डिस्टेंस है ना सर, ये एक्स डिस्टेंस को ये एक्सेलरेशन से ये कवर कर रहा है, तो तुम लिखोगे इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन को हम मान लेते हैं अभी x, क्योंकि मैंने बताया है x y z कहीं पे भी मान सकते हो। तो यहां पे इंक्लाइंड में हमेशा इसी को मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का नाम दे दिया करूंगा, सेट लेट इट बी x डायरेक्शन। इतना मस्त मजा आएगा बताओ मुझे, इसी को हमने क्या नाम दिया, x डायरेक्शन का, बोलो मस्त मजा आया। और इसके पैरेलल ये वाला क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन का मैंने नाम दिया। मस्ती में खेल चल रहा है कि नहीं बताओ मुझे। हाँ सर, तो ये पॉजिटिव x है तो ये नेगेटिव x हो जाएगा, अदरवाइज इधर ही पॉजिटिव x मान लो। इसी डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, लेकिन यही मेरे लिए x कंपोनेंट है, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट हो जाएगा। अरे यार क्या जबरदस्त गेम खेल दिया है सर आपने, क्योंकि x और y परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है।
और x क्रॉस y z होता है, तो z क्या होगा, यहां से तेरी आंखों में ये क्या होगा, z होगा। कितना मजा आया तुम्हें, क्लियर है, सब सेट हो रहा है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो रहे हो। तो ये जो डायरेक्शन है एस एक्स, ये क्या हो जाएगा, अब इसी को x में यूज करोगे तो लिखोगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन की बात करते हैं, अगर एस एक्स इस बार कितना है, ये वाला है, इधर की तरफ तुम माइनस एक्स लिख सकते हो, जबकि यू एक्स इंटू टी है ही नहीं। हाँ सर, क्योंकि इसको तो जस्ट रिलीज किया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। अब कोई बंदा ये मत सोचना कि ये एक्स था भैया, अब एक्स ये है, ये हमारा फ्रीडम है, मैंने बताया है तुम्हें, ये एक्स वाई जेड कहीं पे भी माना जा सकता है ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये क्या हो जाएगा, हाफ ए एक्स का वैल्यू कितना है, जी साइन थीटा, और नीचे है तो माइनस लिखना पसंद करोगे तुम, तो माइनस, और ये टी स्क्वायर, देखो ये टी का वैल्यू मैंने निकाला, ये चीज मुझे बताना था तुम्हें। तो यहां से तुम्हें ये टी का वैल्यू निकल रहा है, ये खुपाच और खुपाच करके, तो टी का वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा 2x, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखो जी साइन थीटा, और उसका क्या हो जाएगा रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, अब ये चीज मैंने पहले भी बताया है, 2h/g, यही तो लिखा हुआ है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इसको मैं इक्विवेलेंट बना सकता हूँ एक ऐसे कॉन्सेप्ट के, अगर किसी ऑब्जेक्ट को u इज इक्वल टू 0 से अंडर ग्रेविटी तुम छोड़ते हो किसी h हाइट से, तो कितना टाइम लगता है उसे आने में, सर ये होता है टाइम रूट अंडर 2h/g। क्या ये वही चीज नहीं है, अरे यार एकदम, अगर छोड़ा, यहाँ पे g था एक्सेलरेशन, तो नीचे g आया, ये दूरी h था तो h आया, यहाँ पे ये दूरी x है तो x आएगा, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है तो जी साइन थीटा आएगा, ये रूट अंडर 2h/g ही तो लिखा हुआ है। अरे यार, दिस इज हाउ वी कैन रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, है ना। इंक्लाइंड पे कोई चीज इनिशियल वेलोसिटी छोड़ के नीचे आ रहे हो, या किसी चीज को हॉरिजॉन्टल से ग्रेविटी के अगेंस्ट छोड़ा, बात बराबर है सर, बस यहाँ पे डायरेक्ट जी काम कर रहा है, यहाँ जी का एक कंपोनेंट काम कर रहा है, और जी का कंपोनेंट जी साइन थीटा है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो है, तो हो जाएगा कहानी सेट सर। ये चीज याद रखना, ये टाइम रूट अंडर 2h/g के इक्विवेलेंट है सर। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर मैं पूछता जब ये बॉटम पे पहुंच जाएगा तब बताओ वेलोसिटी कितना है, तो तुम्हें बताया है यहाँ पे v बराबर क्या होता है, रूट अंडर, जल्दी बताओ, अरे वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है ना, और ये यू स्क्वायर खत्म हो गया, तो 2gh का रूट होता है, यहाँ पे क्या होगा, 2x जी साइन थीटा का रूट। अरे यार, तो अगर मैं पूछूं वेलोसिटी एट द बॉटम, क्या लिखोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, जो है ही नहीं, और क्या लिखोगे, 2as, तो 2 a का वैल्यू है जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट x है, तो 2x जी साइन थीटा का रूट। अरे यही तो लिखा हुआ है, रूट अंडर 2gh। सही बात है सर, सही बात है सर, सही बात, देखो नया चीज थोड़ी है 2x जी साइन थीटा, नहीं सर, ये तो बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह है, जब इसको कभी स्ट्राइक, ये नीचे आया और ये जो नीचे धक्का देने वाला वेलोसिटी है। अच्छा, कुछ कमेंट स्ट्राइकिंग वेलोसिटी के ऊपर था लास्ट क्लास का, उसको एक बार देख लूंगा मैं, तो रूट अंडर 2gh तब बताऊंगा, रूट अंडर 2gh है, यही तो है, रूट अंडर 2g के बदले ये, और h के बदले x, तो इंक्लाइंड प्लेन बिल्कुल अंडर ग्रेविटी की तरह चलता है, बट g का कंपोनेंट इधर g cos थीटा और इधर g sin थीटा। मस्त वाला, मजा आ गया तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता दो सर, एकदम सेट हो गया। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम तुरंत से कर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, यही इंक्लाइन प्लेन को मैं एक लिफ्ट के अंदर ले जा रहा हूँ, क्या मैं वो नहीं, वो रखा है या नहीं, हाँ ये रहा, रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट। चलो ये बताता हूं मैं अभी तुरंत, वैसे अब हम प्रोजेक्टाइल किए हैं ना अभी तुरंत, अब लिफ्ट के अंदर करेंगे, तो अभी रुक जाओ, इसको 2 मिनट, तुरंत से सब काम कर लेंगे फटाफट से, ये भी पढ़ेंगे आज। चलो आ जाओ, ऊपर ऊपर की तरफ आते हैं। अब सर ये बात तो आपने बड़ा अच्छे से मुझे समझा दिया, अब एक और क्वेश्चन मैंने बोला था, वो क्वेश्चन कवर अप करते हैं, ठीक है दोस्त, इधर आ जाओ। एक तगड़ा क्वेश्चन फिर से है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था, जो कराना था। सपोज करो एक सर्कल है, सर्कल है ना, ऐसा, यानी कि तुम्हारा जो पाथ है ट्रेवल करने वाला, वो एक सर्कुलर पाथ है, या पूरा का पूरा डिस्क है, उसके ऊपर एक ग्रूव बना दिया मैंने, ऐसे ऐसे ऐसे, ग्रूव जानते हो ना, वहां के मटेरियल को हटा दिया, उसको बोलते हैं ग्रूव, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, सॉरी, ठीक है, आज सर्दी हो गया है, दर्श का तबीयत बहुत खराब है, पता है, 2 दिन से तुम लोग सोच रहे होगे कि सर क्लास क्यों नहीं दे रहे हैं, लोगों को एक्चुअल में ना कुछ
प्रॉब्लम बताता नहीं चाहता हूँ। तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हो बच्चा सब, फिर तुम लोग मेरे बारे में सोचने लगते हो कि सर का तबीयत खराब हो गया, दिक्कत हो गया, क्लास होगा या नहीं होगा, सर पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। आधा टाइम तो तुम लोग इसी बात से परेशान रहते हो यार, मुझे समझ ही नहीं आता। अरे मैंने बताया ना, अपन रीस्टार्ट करेंगे। ये चीज़ जो इतना मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे नहीं पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा क्यों स्टार्ट करता। लेकिन यस, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे बच्चे मेरे लिए इतना सोचते हैं कि आधा टाइम जो मैसेज आता है ना मेरे पास, सर आप बीच में तो नहीं कहीं चले जाओगे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर पैसे तो लेते नहीं हैं और सर का खर्चा कैसे चलेगा। तो कुछ जैसे ही कुछ क्या आता है तुम लोग फेयर में फंस जाते हो, तुम लोगों के अंदर डर समा जाता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम ही यही है। इसका प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैंने तुम लोगों से पैसे नहीं लिए, तो लोगों को लगता है कि यार लेकिन 3-4 बच्चों ने दिया है हजार-हजार रुपए, उनको रिटर्न करना है। ओह! ये सुन के तुम लोग और डर जाओगे। ओके, तो कम टू द पॉइंट। देखो, अगर मुझे अगर मुझे अ, कहीं पे जाना होता, तो मैं उस टाइम पे चला जाता। पहला इंपॉर्टेंट बात, यस हमें बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, बट द पॉइंट इज उन सबसे ऊपर हमारा करियर है। जो भी बच्चा मुझे देखता है, क्योंकि एक टीचर से क्या होता है ना, बच्चों को हैबिट हो जाता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। पढ़ने का हैबिट हो जाता है बच्चों का। एक बार जब आदत लग जाती है तो बच्चा उस टीचर को ढूंढता है। ये मुझे पता है, मैं भी अपने ज़माने में ऐसा ही करता था। तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर कहीं भी तुम्हारे साथ कुछ दिक्कत हुआ, ये बहुत बड़ा पेनफुल चीज़ होगा। इसीलिए तो मैं बाकी जगह नहीं जाके इधर आया हूँ यार। तुम ही लोग इसे बड़ा बना दोगे, तुम ही लोग सब कुछ कर देते हो। तुम ही लोग तो बाकी कोचिंग भी बनाए हो ना, तो इधर भी बन जाएगा, क्या दिक्कत है। इसीलिए तुम लोग खूब सारा शेयर करो, अगर तुम लोग मुझे हेल्प कर सकते हो तो। खूब सारा सब्सक्राइबर ग्रो हो जाएगा, तो वैसे भी पैसे आ जाते हैं, तुम लोग टेंशन मत लो। और थोड़े दिन बाद मैं तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज भी ले आऊँगा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया मेंटरशिप सेशन भी ले आऊँगा, तो तुम लोग पैसे दे देना, टेंशन मत लो। लेकिन आई विल कंप्लीट ऑल द लेक्चर्स जो मैंने बोला, और विद इन द लिमिटेड टाइम। मैं भी एकदम से बाउंस बैक कर रहा हूँ, मैं भी बहुत सारा चीज़ सोचता हूँ, तो मतलब थोड़ा सा डिले हो जाता है चीज़ें में, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होगा ज़्यादा। अपन अब काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को ऐड भी किया है। फिर से कम टू द पॉइंट, बच्चों मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम्हारा हर एक चीज़ कंप्लीट करूँगा। आप लोग खूब सारा लेक्चर को शेयर करो, बस इतना करते रहो, जिससे कि ये सही चीज़ पे जाए, ग्रो भी होए और मुझे भी एनर्जी मिले। कल यार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, दर्द का अभी भी खराब है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया था। तो 3 बुखार होता है ना, तो आत्मा हिलने लगती है, समझ रहे हो हमारी। तो हम लोगों का एकदम आत्मा हिल रहा होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, रात भर जगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। और फिर बाकी जगह भी मुझे कुछ कुछ डिस्कशन अभी करना होता है, जो बात है क्योंकि फाइनेंशियल्स भी देखना होता है। अभी 5-6 लोगों को हमने जोड़ा भी है टीम में, जिससे कि चीज़ें और स्ट्रीमलाइन हो पाए, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, एपीपी टेस्ट, ये सारा कुछ आदमी नहीं कर सकता है। तो तुम लोग को इसलिए भी लग रहा होगा कि सर इतना सारा चीज़ अकेले नहीं कर पाएंगे, शायद नहीं करेंगे। तो मैं इस चीज़ को भली भांति समझता हूँ, इसलिए मैंने कुछ लोगों को ऐड भी किया है अपने टीम में अब, और अब चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो रही है धीरे। ठीक है, तो डोंट वरी, ये सब चीज़ मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ, और ना ही चाहता हूँ तुम्हारी पढ़ाई खराब हो, इसीलिए। लेकिन ये वो लेक्चर वाला जो गैप होता है ना, उससे तुम्हारे अंदर एक एक डर की भावना आ जाती है, इसीलिए तुम ऐसा पूछते हो। आई रेस्पेक्ट इट एंड आई, मैं बता नहीं सकता, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट ये रहा हूँ। इसीलिए इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और मैंने तुम्हारे लिए खूब सारे टेस्ट पेपर बनाया हुआ है, तो मैं टेस्ट पेपर वगैरह कुछ कुछ देखता हूँ, लॉन्च करूँगा, तो तुम लोग श्योर हो जाओगे कि सर भी सामान बेचने लगे हैं, तो सर अब नहीं जाएंगे ऐसा। ठीक है ना, तो टेंशन मत लो। और मैं तुम्हारे लिए एक IQ का बुक बना रहा हूँ, और एक मैं ऐसा बुक बना रहा हूँ जो बच्चा अगर कर लेगा ना, तो मतलब फिजिक्स 180 को एकदम कवर कर लेगा। तो लेक्चर तो फ्री में हम दे ही रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा के पास क्या होता है, वो रिलीवेंसी नहीं होती है। और ये रिलीवेंसी बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे लिए। एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट पे काम कर रहे थे लास्ट 3 मंथ से, जो अब कंप्लीशन पे है, मैं काफ़ी दिन से बोल रहा था। और बहुत सुन टेस्ट सीरीज और ऐसे क्वेश्चंस, PYQ सारा आ जाएगा, और वो तुम लोगों को एकदम इंडिया के सबसे अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, सबसे लोएस्ट रहेगा। क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट प्रोवाइड कर पाऊँ। लेक्चर हमेशा फ्री है,
फ्री रहेगा और मैं हमेशा पढ़ाऊँगा, कंप्लीट करूँगा। केमिस्ट्री भी मंडे से कंटिन्यू आएगा, ये फाइनल वर्ड है। और मैं चाह रहा हूँ कि पूरा साल का सेशन तुम्हें दे दूँ ताकि तुम्हारा भी फियर हट जाए। लीव्स जो है, छुट्टी उट्टी, थोड़ा दिवाली, ये सब का वो सब ऐड करके एक प्लानर ही दे दूँ, तो तुम लोग भी पूरा कंटिन्यू कर पाओगे अच्छे। ये जो अभी वाला सेशन है ना, इसको खूब सारा शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच। चलो आगे। तो ये बात एकदम से याद आ गया, कुछ बच्चों के लगातार मैसेज, फ़ोन नंबर है तो मेरे पास कम से कम बहुत सारा मैसेज आता है जिस दिन लेक्चर थोड़ा सा डिले या कुछ हो जाता है, सर आप साथ कल अंतिम तक रहोगे ना? यस, मैं रहूँगा। ठीक है, डन, क्लियर, ओके। मैं इसीलिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। द फ्लड्स ऑफ ऑफर आई हैव दीज, यस, द फ्लड्स ऑफ ऑफर्स। लेकिन वो ऑफर इन तुम्हारे जो जो मेरा वर्ड था ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, उसके सामने मुझे नहीं लग रहा है कि वो चीज़ है, को कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर सकता हूँ। किसी दिन बताऊँगा, फॉरगेट अबाउट दैट। यस, काम करते हैं। ओके, चलो आ जाते हैं पॉइंट पे। तो अब क्या है यहाँ पे, ये वाला चीज़ भी समझ में आ गया, ये वाला भी समझ। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट, यस आई हैव सम फाइनेंशियल इशूज़। डेफिनेटली कोई भी आदमी पैसे कमाना बंद कर देता है तो दिक्कत होता है, बट मैं हूँ आपके साथ। चलिए आ जाइए इधर, और रहूँगा, इंपॉर्टेंट बात ये है। अपार्ट फ्रॉम द ऑफर्स, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। इम्पोर्टेंट है जो बात की है उसको कंप्लीट करना। तो आप लोग भी जो शुरुआत किए हो ना सिलेक्शन वाला, उसे कंप्लीट, यही यही टारगेट बनाओ। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होता है, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, लेकिन लगातार रहने से ना कुछ अलग लेवल का खेलते हैं। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझाने की कोशिश करी, ये मैंने क्या किया, एक ऐसे ऐसे सर्कुलर चीज़ था, ठीक है, उसमें 3 ग्रुप बना दिया, ऐसे 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 3 ग्रुप बना दिया, ठीक है दोस्त, और 3 ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। अच्छा, ग्रुप बनाया तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्रुप तुम्हें दिख रहा होगा ऐसा, अब यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसा। ये मतलब उसी से अटैच है, ग्रूव को आइडेंटिफाई कर पाओ तुम इसी से बनाया, ताकि ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो ये नीचे आने लगेगा ऐसा, ठीक है। ऐसे 3 ग्रुप बनाया और 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास है, छोटे 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 छोटे, को मैं यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, तीनों सिमल्टेनियस एक ही पॉइंट पे रहेगा ना यार। तो एक तो डायग्राम को इधर कर देता हूँ, ठीक, तीन, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, देख पा रहे हो ना, छोटे छोटे। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ 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 3 ऑब्जेक्ट को रखा और तीनों ग्रुप में डाला और तीनों को छोड़ दिया। एक इधर आ रहा होगा, एक इधर आ रहा होगा, एक इधर आ रहा होगा। हमें निकालना है इन तीनों का जो यहाँ पे पहुंचने का टाइम का रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम एट द बॉटम ऑफ दिस ग्रुप। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ हमें टाइम, मान लो इसको आने का टाइम t1 है, इसको आने का टाइम मान लो t2, इसको आने का टाइम t3। हमें t1 t2 t3 का रेशियो निकालना है, t1 इज टू t2 इज टू t, ये निकालना है मेरे दोस्त। ऑप्शन ए 1 to 2, B 1 is to 3 is to 2, C 1 is to 1, क्या लिख दिया, 1 is to 1, और D ये तीनों है। ओके, D क्या लिखोगे, 1 is to 2 is 1, ये है टाइम का रेशियो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो टाइम होता है ना, ये सब याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट डबल AR में बना के, कि ये कोई भी ग्रुप जो है, मैं हजारों ग्रुप बना दूं, यहाँ बना दूं, यहाँ बना दूं, यहाँ बना दूं, यहाँ बना दूं, टाइम सब में सेम होता है, इंडिपेंडेंट होता है टाइम से, इस लेंथ से। तो ये सबका टाइम बराबर होता है, इसको आप समझते हैं कैसे। आंसर 1:1:1 होता है। क्यों आंसर बताया सर पहले आपने बिना सॉल्व किए? क्योंकि तुम्हें एग्जाम में जब ऑप्शन मिलेगा तो तुम्हें बिना सॉल्व किए टिक करना है, अब जीवन भर याद रहेगा तुम्हें। सर ने बताया था कभी भी ऐसे स्मूथ सरफेस के ऊपर ग्रुप बना दे, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर टच करता हुआ हो, कोई भी टाइम जो होगा वो सब बराबर। ठीक, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं और समझ लेते हैं, तब मजा आने लगे। हाँ सर बहुत बढ़िया।
चलिए, तो अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, देखना ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट का एंगल के बारे में बात करें। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी जो ये डायमीटर है, डायमीटर हमेशा ये जो कोई भी कॉर्ड है उसके साथ हमेशा ये जो डायमेट्रिक एंड्स है किसी भी कॉर्ड के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? पेज पे समझा देता हूँ। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बता रखा हूँ। तो तीसरा कि कोई भी अगर सर्कल है और ये अगर डायमेट्रिक एंड्स है, ये अगर डायमेट्रिक एंड्स है, तो डायमेट्रिक एंड्स यहाँ पे इस पॉइंट पे हमेशा क्या बनाता है, जल्दी से बताना, क्या बनाता है हमेशा, जल्दी से बनाना। ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना। ये है कॉन्सेप्ट। यहाँ से ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो मजा आया ना? हाँ सर। यहाँ से ये एंगल कितने का हो जाएगा, कौन सा एंगल सर बनाओ तो अगला। ये भी 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। यानी कि कोई भी जो डायमीटर, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है तुम्हें, सब जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, सब जगह दिख रहा है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इवन कहीं पे भी कोई भी पॉइंट एक आइडेंटिफाई करो और यहाँ से इधर मिला दो, इधर मिला दो, हमेशा 90 होता है। तो ये ज्योमेट्री हम पढ़ते थे 9th क्लास में, उसी से बनाया है। यहाँ पे एकदम छोटा से छोटा क्यों ना बना दो, देखो तो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये कितने का एंगल बनाएगा यहाँ पे? ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है? हाँ सर, ये सेट हो चुका है। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कहीं पे, तो ये हमेशा एक ट्रेंगल बना रहा है। देखो ये और हमेशा डायमीटर के साथ कोई भी पॉइंट जो पेरीफेरी पे है वो एक ट्रेंगल बनाता है। ये और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा कि परपेंडिकुलर कोई भी अगर एंगल है और दो साइड हमेशा डायमीटर वाला, डायमीटर को छोड़ के बाकी दो साइड हमेशा परपेंडिकुलर बना रहा है। देखो परपेंडिकुलर बना रहा है, देखो परपेंडिकुलर, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा। हाँ सर। तो हमेशा ये हाइपोटेन्यूज होगा। हाँ सर। इसका हमेशा कंपोनेंट लेंगे, हमेशा कंपोनेंट लॉन्गेस्ट साइड का लेते हो, याद रखना ये वाला। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, सपोज करो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ऐसा एक ट्रायंगल है बना दिया मैंने, और ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला मान लो 5 है, मान लो 5 है। ये कितना हो जाएगा, 5 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 5 sin थीटा। यही बताया मैंने, लगा भी के देख लो। sin थीटा इज इक्वल टू p बाय h, है ना? तो p कितना होगा, 5 sin थीटा, 5 cos थीटा। तो ये लॉन्गेस्ट साइड का ही कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है, डायमीटर, ये जो है 2r, रेडियस का डबल 2r का ये वाला कंपोनेंट ही हम ब्रेक करेंगे, ये वाला कंपोनेंट ही ब्रेक करेंगे, और जिधर थीटा उधर कॉस। तो अब आ जाते हैं फिर, तो ये टोटल जो एंगल है ना सर, ये अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन है ये डिस्टेंस कितना होगा। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, हाँ। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, हाँ। ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तुमने? अब ये मान लेते हैं डायमीटर है, इसको कैपिटल डी का नाम दे दूं, कैपिटल डी डायमीटर। तो इस डी का ये वाला एंगल, मान लो कोई भी एंगल हो, क्वेश्चन को एंगल से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यही तो बताया था। मान लो ये एंगल है अल्फा, अल्फा मान लेता हूं, ठीक है सर। और ये एंगल मान लो क्या है, मान लो थीटा है, ओके। ये डायमीटर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, डी कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना? तो ये दूरी कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा। डायमीटर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, डी कॉस अल्फा, बोलो हाँ है ना? ये दूरी कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, डी कॉस अल्फा, पूरा का पूरा। और अभी मैंने बताया है धरती माता का जी तो सीधा नीचे लग रहा है ना भाइयों? हाँ, ये बात एकदम सही है। धरती माता का जी हमेशा किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है ना भाइयों? हाँ सर, ये धरती माता का जी नीचे लग रहा है। तो इधर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी कॉस अल्फा, इधर जो एक्सेलरेशन होगा जो होगा जी कॉस थीटा, जैसे अभी इंक्लाइंड वाला बताया था। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना हो गया, जी कॉस थीटा। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर कितना हो गया, जी कॉस अल्फा। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। अभी तुरंत बताया, इधर का डिस्टेंस पता है, इधर का एक्सेलरेशन पता है, तो टाइम कितना होगा, और इवन ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। ये वाला डिस्टेंस डी है और टाइम जी है, तो एक एक करके निकालते हैं। अगर मैं T1 की बात करूं, T1 का, तो अभी तुरंत बताया T1 इज टू T2 इज टू T3, है ना? ये भी होगा रूट अंडर 2h बाई जी ही,
लेकिन H इस बार ये होगा और G इस बार ये होगा। यही तो अभी समझाया सर डबल ए आर्मी बना के। यस यस यस, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2H, H का वैल्यू ये है 2D cos अल्फा डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ, ये वाला G, तो क्या G cos अल्फा। मजा आया। T2 क्या होगा, रूट अंडर 2H बाई G। H कितना है D और G कितना है G, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताते चलो मेरे दोस्त, रूट अंडर 2H बाई G, ये कितना है G इज टू, यहां पे भी रूट अंडर 2H, ये क्या होगा, देखो यहां पे D cos थीटा है, H मतलब ये डिस्टेंस है कि नहीं, तो 2D cos थीटा, देखो कितना मजा आया। और नीचे क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो है वो G cos थीटा, देखो सब जगह ये निपट गया। अरे वाह, खुपाच खुपाच, टकाक टकाक, ये सब बराबर होता है। देखो रूट अंडर 2D बाई जी ये भी है, रूट अंडर 2D बाई जी ये भी है, रूट अंडर 2D बाई जी ये भी। अगर ये सब बराबर होता है तो रेशियो कितना होता है, 1:1:1। अगर बराबर हो तो बोलो मस्त वाला मजा आया कि नहीं आया। लोगों को लगता है कि कुछ अलग होगा, क्या होगा, ये अलग है वो अलग है, लेकिन कंपोनेंट जी का और ये दोनों बराबर होता है। और तुमने लगा दिया डबल ए आर्मी रूट अंडर 2H बाई जी। एक भयानक मजेदार सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लैरिटी दी। देखो इंक्लाइन प्लेन मोशन अंडर ग्रेविटी को ही फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे जी जी था और यहाँ का जो जी है वो जी का कॉम्पोनेंट है। यहाँ पे ये वाला हाइट जो भी था वो लिखते थे, यहाँ पे यह वाला डिस्टेंस होगा वो लिखेंगे। तो वेलोसिटी के ऊपर भी ये काम होगा और टाइम के ऊपर भी ये काम होगा। मस्त तरीके से ये सब चीज अगर समझते जा रहे हो तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो। तो इंक्लाइंड अगर समझ लिया है तुमने, और ये तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया है इंक्लाइंड प्लेन के मोशन को एनालिसिस करना। तो ये दो क्वेश्चन नहीं था एक्चुअल में, मैं 90% इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया। अरे वाह, यानी कि ये कॉन्सेप्ट ही आपने क्लियर कर दी, तभी तो इतना समझ दिया। इससे मैं 3-4 चीज करता हूं। इंक्लाइंड जो न्यूटन्स लॉ में तुम्हें कंपोनेंट ब्रेक करना, ये एंगल पता नहीं चलता है कि नॉर्मल वाला और जी के बीच का एंगल वही होता है जो इंक्लाइंड का होता है। अब ये जान में बैठ गया ना यार तुम्हारे। और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड तैयार कर दी, कहाँ पे, वेज प्रॉब्लम वाले का, तो खटाखट करने लगेंगे, है कि नहीं दोस्त। हाँ, तो अब देखो मोशन का एनालिसिस करते हैं, किसका, जल्दी से बताओ, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का। तो देखो ये है इंक्लाइन प्लेन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्वेश्चन आएगा क्या, अरे यहाँ नहीं आएगा, न्यूटन लॉ में आएगा ना। हाँ बात तो सही है सर, कहीं और आएगा ना। हाँ सही बात है, वर्क पावर एनर्जी में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना इंक्लाइन प्लेन पे। हाँ, तो क्यों परेशान हो रहे हो, कोई भी चीज जो सीखते हो ना, टीचर्स इंक्लाइन प्लेन जनरली नहीं सिखाता है, ऐसे नीट वाले को बोल देता है कि ये आएगा नहीं आएगा। अरे यार तुम सब चीज सीख के जाओ, तभी तो गारंटी 180 का होगा। बिल्कुल सही बात है सर, चलिए शुरू करते हैं। मान लिया ये एंगल थीटा है और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो करने की कोशिश करी। तो अभी बताया तुम, अब कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए, बताओ तुम्हें। सर आपने बोला इसी को x मान लो और इसके परपेंडिकुलर जो भी होगा उसे y मान लो। देखो अब ये चीज तुम्हारे लिए कितना आसान है, तुम समझ पाओगे शायद मेरा बात को। सर ही बात है सर, ये तो मैं सेकेंडों में कर दिया। और अगर कोई इंक्लाइन प्लेन, अच्छा ये थीटा मत मानो, इसको मैं बताता हूं क्यों नहीं थीटा माना। क्योंकि अभी मैं नीचे एक लिस्ट बना रखा हूं, उसमें एंगल अल्फा बीटा मान रखा हूं, तो अल्फा बीटा मानते हैं, ठीक है ना, ताकि सारे फॉर्मूले का एक लिस्ट ला रखा हूं। तो वहां पे थीटा मान लेंगे तो वो मैच नहीं करेगा ना, इसीलिए। तो सपोज करो तुम लोग सेलेक्ट हो गए, तुम लोग एकदम खुश हो, तुम लोग कोई घूमने जा रहा है, कोई एकदम हिली एरियाज पे जा रहा है, कोई भगवान को थैंक यू बोलने जा रहा है, हे ईश्वर आपके कृपा से हमारा सिलेक्शन हो गया है। और कुछ लोग अभी ही भगवान के पास जा रहे हैं, है ना, अपने ईश्वर देवता ईसा मसीह अल्लाह सब के पास, जहाँ पे भी तुम्हारा अपना विश पूरा हो सकता है वहाँ पे तुम जा रहे हो। और तुम चाहते हो कि हम एक अच्छा स्टूडेंट बने, समाज में कुछ अच्छे डॉक्टर बन के कॉन्ट्रीब्यूट करें, तुम ईश्वर से चाह रहे हो प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कितना इंपॉर्टेंट बात है। सपोज करो वो जहाँ भी जा रहे हो बहुत हिली एरियाज पे है इस तरीके, तो हॉरिजेंटल ये है, ये है हॉरिजेंटल, जैसे सरफेस तुम चाहते हो। जैसे मान लो कोई, हम लोग माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो माता वैष्णो देवी कुछ इंक्लाइंड पे है, समझ रहे हो ना, और हॉरिजेंटल फ्लोर होगा जहां से इंक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया होगा, है ना। तो ये हॉरिजेंटल प्लेन है, सपोज करो हॉरिजेंटल प्लेन, ओके।
और तुम दो आदमी दोस्त वगैरह के साथ जा रहे हो, चलो, या पापा मम्मी के साथ जा रहे हो, तुम एनर्जी में हो थोड़ा, तुम भागते भागते थोड़ा सा आगे निकल गए मान लो, फिर तुम्हें प्यास लगी, तुम यहाँ बैठ गए हो, मान लो इस जगह पे जाके बैठ गए स्टेयर, ओके, तुम बैठ गए और तूने बोला कि मुझे वाटर बोतल दे दो, तो तुम्हारे पापा इस तरीके से पानी का बोतल तुम्हें टक, तो बोतल कैसे जाएगा तुम्हारे पास, सोचो जरा सा, बोतल कैसे जाएगा तुम्हारे पास, ऐसे टक 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 टक। ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन। बोतल किसी हॉरिजॉन्टल से एंगल पे थ्रो किया गया, लेट दिस एंगल बी अल्फा, और हॉरिजॉन्टल से जिस इंक्लाइन पे तुम चढ़ के जाए जा रहे हो वो एंगल है लेट इट बी बीटा, और तुम्हें जो उसने थ्रो किया वो वाला वेलोसिटी जो है वो बोतल का वो u है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंक्लाइन पे। अब यहां पे देखोगे अगर तो इस u का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर आएगा वो हो जाएगा u cos अल्फा, और इधर आ जाएगा वो हो जाएगा u sin अल्फा। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी को भी। अब धरती माता का जी भी तो है सर, यस, यहाँ पे है धरती माता का जी, लगा दो धरती माता का जी। धरती माता का जी जब नीचे की तरफ लगाओगे तो क्या हो गया वो देखो, ये हो गया एंगल कितना बीटा, देखना ध्यान से, ये हो गया एंगल कितना बताओ मुझे, ये और ये 90 है तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा बीटा। जी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ मुझे, जी कॉस बीटा, कितना हो जाएगा जी का ये वाला कंपोनेंट, जी कॉस बीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा जी साइन बीटा। बोलो मस्त मजा आ गया क्या, ये हो गया जी कॉस बीटा और ये हो गया जी साइन बीटा। अब यहां पे तुमने मान लिया है ये वाला डायरेक्शन को x मान लिया है, इसको y मान लिया है, तो अभी मैंने क्या बताया, ये सारा खेल वैसा ही होगा जैसा मोशन ग्रेविटी का कराया था, आइडियल प्रोजेक्टाइल का कराया, वैसे ही इंक्लाइंड भी हो जाएगा। अब इसके लिए इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। अब ये यहां से फेंका, यहां पे आया, तो ये एक आइडियल प्रोजेक्टाइल तो हो गया, इस डायरेक्शन में आइडियल प्रोजेक्टाइल है सर, सही बात है। और ये y है, यहां पे कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, ये थोड़ा दूर गया, लेकिन y का ये वाला पोजीशन कितना है 0, x का कितना है कुछ r, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ मुझे, ये वाला हो जाएगा इंक्लाइंड के अलोंग का डिस्टेंस, रेंज अलोंग द इंक्लाइंड इनटू 0। तो कितना मजा आ रहा है, क्या ये आइडियल प्रोजेक्टाइल की तरह नहीं है? हाँ सर, बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ वो समझ, यहाँ पे जो पहले आइडियल प्रोजेक्टाइल के केस में एक्स डायरेक्शन जो था, उस डायरेक्शन का वेलोसिटी तो यही था u cos अल्फा, बट इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं था आज तक। अब इस g का एक कंपोनेंट इधर और इधर आ गया, यानी कि अब x में भी एक्सेलरेशन है और y में भी एक्सेलरेशन है, बस बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे नया जो तुमने आइडियल प्रोजेक्टाइल में नहीं पढ़ा था। यानी कि यहाँ पे भी सारा गेम x अलग और y अलग करके करेंगे, और यहाँ पे भी सारा का सारा कहानी जो होगा वो u cos अल्फा और u sin अल्फा। बोलो क्या ये लाइन तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है एकदम जबरदस्त तरीके से? तो फटाफट से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो एकदम जल्दी खटाखट से। मस्ती में सीख रहे हो, फटाफट से, मैं देख पा रहा हूँ, जल्दी से फटाफट से कर दिया करो। हाँ एकदम अपन 1 to 1 टॉक करते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन खत्म। आइडियल प्रोजेक्टाइल में मैंने बताया कि यहां से यहां आने का, ये ऊपर गया और नीचे आया, ये y डिस्प्लेसमेंट 0 है। y डिस्प्लेसमेंट 0 जब भी होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेकेंडों में निकलता है। हाँ सर सारा कुछ आइडियल की तरह चलेगा, यस। तो अब एनालिसिस ऑफ मोशन अगर तुम करोगे, ओके, एनालिसिस ऑफ मोशन तो कर दिया मैंने, इक्वेशन कर देते हैं। अब इसको हटा देता हूं एनालिसिस ऑफ। अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ सर सही बात है, इक्वेशन एक्स एक्सिस का हमारे पास होगा, यस। इक्वेशन हमारे पास वाई एक्सिस का होगा, यस। और हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, मैंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे फेंकते हो और यहां से यहां आता है, तो यू से फेंका और धरती माता का जी लग रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था जल्दी बताओ, 2u(y) by ay। हाँ सर, तो हो जाता था 2u by g। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर किसी चीज को ध्यान से देखना, मैं समझना, कॉन्सेप्ट यही है बिल्कुल वहां पे, इसीलिए मैं लिंक कर रहा हूं। इधर की तरफ फेंका मैंने और नीचे जी है, और ये जाके फिर से यहीं पे आया, ये ऐसे गया, कहने का मतलब समझना, ये ऐसे गया और ऐसे आया, या फिर ये ऐसे आया, फर्क इससे थोड़ी पड़ रहा है।
इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का 0, इसका भी टाइम क्या होगा 2u/ay, क्योंकि वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है जल्दी बताओ 2u/ay। सर क्या मजा दिलाया आपने। देखो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के टाइम में टाइम जो है वो वाई डायरेक्शन का ये वाला कंपोनेंट कितना था, देखो वाई यू वाई कितना है u sin थीटा और ए वाई कितना है g cos अल्फा। सेकेंडों में तुमने क्या इक्वेशन बना के लगा दिया 2u/ay, तो हो जाएगा आंसर 2u sin अल्फा बाय g cos बीटा। इससे ज्यादा मजा कहां आएगा। तो 2u sin अल्फा 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये चीज तो बिल्कुल तभी से मैं लगा रहा हूं जब से मैंने तुम्हें मोशन ग्रेविटी पढ़ाया है कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/a। इंक्लाइन में भी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/a है। अब कोई बच्चा अगर ये क्वेश्चन पूछता है सर ये निकलेगा कैसे, तो तुमको बताया ना एक्स अलग वाई अलग करो और एस वाई लगा दो। एस वाई बराबर लिखो u/t प्लस हाफ, अच्छा u/t को ऐसे जनरल टी लिखता हूं अभी मैं, प्लस हाफ a/t²। देखो कितना आसान है, समझने वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी। अगर ये एस वाई को जीरो करोगे तो यू वाई कितना था u sin थीटा। अब जब ये जीरो है तो ये टोटल टाइम को बताएगा और प्लस हाफ ए वाई कितना था माइनस जी साइन बीटा, है कि नहीं जल्दी जी कॉस बीटा या साइन बीटा। ए वाई कितना था जी कॉस बीटा, अभी देख लेते हैं पीछे, जी कॉस बीटा और इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, वही आ जाएगा ये वाला रिजल्ट 2u sin अल्फा 2u sin अल्फा बाय जी। अच्छा यहाँ पे थीटा लिख दिया, क्या अल्फा लिखो, ये अल्फा है। क्या ये चीज कितनों को समझ आया मुझे बता दो एकदम मजे तरीके से। सर ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्स अलग वाई अलग करके सारा खेल कर लेते हैं। यस, एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन अगर मैं बोलूं यू एक्स कितना है, तुम बोलोगे यू कॉस अल्फा, मैं बोलूं ए एक्स कितना है, पहले हमेशा जीरो हुआ करता था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस जी साइन अल्फा में लिखूंगा। ये देख लो यहाँ पे देखो जी कॉस अल्फा इधर है, जी साइन अल्फा, और ये जी कॉस अल्फा ही था। ये इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी, इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स, इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स, इसीलिए माइनस आया। इधर की तरफ पॉजिटिव वाई तो नीचे वाला क्या होगा नेगेटिव वाई, इसीलिए वाई डायरेक्शन में जब लिखेंगे तो यू साइन अल्फा और ये जी कॉस अल्फा में माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ पे वाई डायरेक्शन का इक्वेशन बोलूं मैं यू वाई तो ये क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा, जबकि ए वाई बोलूंगा तो क्या हो जाएगा नीचे की तरफ माइनस जी कॉस बीटा। बस यही तो अंतर होता है। अब यहाँ पे कॉस बीटा साइन बीटा लिख दिया तो तुम डरने लगोगे क्या। नहीं सर क्यों डरेंगे हम, बताओ कितने लोगों को अब कंफर्ट जोन में पहुंचा दिया मैंने। सर ये तो वही है एक्स अलग वाई अलग और कहानी खत्म, यही तो समझाना था। लेकिन क्या इतना ही आसान तरीके से तुम्हारे दिमाग ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था पहले। ये तो कुछ भी नहीं है यार, कोई फॉर्मूला भी नहीं है, ये तो 2u/a है। हाँ नया फॉर्मूला मैंने रटवाया तुम्हें। हाँ अगर इसी में किसी ने बोला कि मुझे एच मैक्स निकालो तो मैं एस वाई लगा दूंगा ना, एस वाई लगा दूंगा है ना। लेकिन एस वाई कब लगाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम के लिए, जो टोटल टाइम निकाला उसका आधे टाइम के लिए लगाऊंगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो एस वाई में अगर मैं यू वाई और टी टोटल का आधा लगा दूं प्लस हाफ ए वाई इंटू टी टोटल का आधा का होल स्क्वायर लगा दूं तो यही चीज इंडिकेट करेगा एच मैक्स को। किस केस में जल्दी से बता दो, इस इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के केस में, क्योंकि भैया ये भी सिमेट्रिकल ही है और ये जो एच मैक्स है इसका ये हाइट टोटल टाइम का आधे में ही पहुंचता है। वाह सर क्या बात है, इस पॉइंट पे भी y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो है, तो क्यों नहीं यहाँ पे मैं लगाऊंगा vy जीरो। vy को जीरो करोगे तो वो जो टोटल टाइम लगाया उसका आधा ही निकलेगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सर, x अलग y अलग और कहानी खत्म हो रहा है। अगर x डायरेक्शन मुझे मान लो अभी निकालना है, मुझे मान लो ये रेंज निकालना है, ये तो मैं क्या लगाऊंगा sx लगाऊंगा। यस रेंज के लिए sx लगाऊंगा, लगा देता हूँ रेंज के लिए sx। देखो रेंज के लिए लगा रहा हूं मैं, क्या लगा रहा हूं sx क्या होगा बताओ मुझे uxt। अब टोटल टाइम जो निकाला वहां पे वो लगूंगा मैं इस बार, प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो क्या ये सॉल्व करके फॉर्मूला रट्टा मारे क्या, बिल्कुल भी।
अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो ये लंबा लंबा फॉर्मूला लगेगा, कुछ याद नहीं करना है, ध्यान रखना है सर ने कब क्या बताया। याद सिर्फ मोशन और ग्रेविटी का सारा फॉर्मूला रखना है, 2u/g √2h/g, और उस पर सेट करते हुए चलना है प्रोजेक्टाइल को। वाई डायरेक्शन में u था तो u लिखा, 10 था तो 10 लिखा, u sin थीटा है तो u sin थीटा लिखेंगे यार, तो 2u sin थीटा/g हो गया सिंपल आइडियल प्रोजेक्टाइल। नीचे g था तो g लिख रहे थे, इस बार g के बदले g cos बीटा हो गया तो g cos बीटा लिखते हैं वाई डायरेक्शन में। अरे सही बात है सर, इस बार u cos अल्फा है, u cos अल्फा लिखेंगे, और टाइम अभी तुरंत बताया क्या, 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो बड़ा बड़ा फॉर्मूला निकलेगा जो अभी मैं बताने वाला भी हूं, लेकिन इसको नहीं सॉल्व करना है। इन चीज के लिए याद फॉर्मूला कोई भी नहीं रखना है, याद कॉन्सेप्ट्स रखना। प्लस हाफ ax को लिखोगे अगर तो x डायरेक्शन में अभी तुरंत बताया एक्सेलरेशन माइनस जी साइन अल्फा है कि नहीं, एक्स डायरेक्शन में अभी तुरंत बताया माइनस जी साइन अल्फा है, तो लिखेंगे माइनस जी साइन अल्फा, क्या दिक्कत है इनटू। हाँ सर सही बात है, सॉरी जी साइन अल्फा क्यों लिख रहा हूं मैं, आधा पागल हो जाए, यही देखो यही सब लफड़ा होता है। देखो अगर फॉर्मूला याद करोगे ना, पता चल गया ना क्या क्या लफड़ा है, ये अल्फा बीटा में लफड़ा होता जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई लफड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने बता दिया एक्स अलग वाई अलग, टाइम ऑफ फ्लाइट टी/g। हाँ सर सही बात है, और इक्वेशन लगा के तुरंत तुरंत आंसर निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला अगर रट पाया तो भैया गेम हो जाएगा, खत्म हो जाओगे, फिर गलती करोगे हमेशा गलती करोगे, है ना। तो ax जो है वो g साइन बीटा है, देख लो इसलिए यहाँ पे लिखा साइन बीटा, और u cos अल्फा, यहाँ पे ay जो है वो u का u साइन अल्फा, और g का ये वाला कंपोनेंट था g cos बीटा, इसीलिए यहाँ पे लिखा। तो ये एच मैक्स निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, टाइम जो निकाला उसका आधा लिखेंगे तो, लेकिन ये एक बड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ रहा है, देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलेशन आ रहा है, लेकिन ये करेंगे क्या, नहीं सर बिल्कुल करने वाले हैं ये सब। हाँ लेकिन इसका जो फॉर्मूला होगा वो बता दो सर जल्दी से, ताकि हमें अगर किसी को याद करना हो तो वो बता दूंगा, अभी लिस्ट बना के इसको सॉल्व करके क्या आएगा बता दूंगा, एच मैक्स को सॉल्व करके क्या आएगा बता दूंगा, रेंज भी पता चल गया तुम्हें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस सारे में टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो 2u/ay से खटाक से निकाल लेना, फिर x अलग y अलग करके सारे क्वेश्चन को टैकल करना। अब बारी आ गई है क्वेश्चन करने की, तभी समझ आए। चलिए, तो ये तो पूरा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का आपने ऑपरेशन करके रख दिया है, ये क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, इधर देखो लाइट आ जाएगी, अभी तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, और आई थिंक रिकॉर्डिंग चल रहा है क्योंकि यू चल रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखना मेरा बात, ये u जो है यू मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से किसी ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, 10 मीटर पर सेकेंड से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया यहाँ से एकदम 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर, मुझे फाइंड करना है, फाइंड द रेंज अलोंग द इंक्लाइंड, ये निकालना है। पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फाइंड रेंज अलोंग द इंक्लाइंड। बोलो बेटवा, कहानी सेट हो रहा है, मजा आ रहा है, ओके यस सर बिल्कुल बढ़िया, सुंदर, मजेदार, चमकदार, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो। तो याद रखना, अगर कोई डायरेक्ट यहां पे है, इसको डाउन द इंक्लाइन बोलते हैं, इक्वेशन को डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन है तो इधर ही पॉजिटिव वाला एक्स मान लो ना, ये तो सिखा है, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वाला वाई मान लो। देखो अगर कोई चीज डायरेक्ट वाई की तरफ है तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, 0। इसमें इस एक्स डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन लगाऊं ये रेंज निकालने के लिए, एस एक्स लगाऊंगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिखूंगा। अब देखो कितना मजा आएगा तुम्हें कि इस डायरेक्शन में यू एक्स है ही नहीं, डायरेक्ट यहां पे है, डायरेक्ट कहां पे है, वाई डायरेक्शन में है इक्वेशन, देखो ध्यान से, देख रहे हो ना। अब ये जो धरती माता का जी लग रहा था, मैंने अभी तुरंत पढ़ाया है कि हमेशा जी और नॉर्मल के बीच का एंगल वही होता है, हमेशा जी और नॉर्मल के बीच का एंगल वही होता है, देखो ध्यान से, हमेशा देखो जी और नॉर्मल के बीच का एंगल वही होता है, हमेशा जी और नॉर्मल के बीच का एंगल वही होता है जो इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल का होता है। ये कितना है 30, तो ये कितना होगा 30, तो ये जी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बताओ मुझे, जी कॉस 30, और ये वाला कितना होगा बताओ मुझे, जी साइन 30। हो गया क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। यहां का जो टी लिखोगे वो क्या सिखाया था अभी तुरंत,
t इज इक्वल टू 2uy बाय ay। uy कितना है 10, तो 2 इंटू 10। और ay कितना है, g cos 30, cos 30 होता है √3/2, cos 30 कितना होता है √3/2, और g का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू √2, तो 2 ऊपर लिख देता हूँ। ये खुबाज 2 2 जा 4/√3। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना इजीली मैंने निकाल लिया, 4/√3 टाइम निकल गया मुझे। और हमें पता है ux है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ax। ax कितना है दोस्त, g sin 30, क्योंकि इसका इधर कोई कंपोनेंट नहीं है। g sin 30 होता है 1/2, तो हो गया g/2, यानी कि 5 लिख दो। ये हो गया 1/2 और ये 10, तो 5 लिख देता हूँ। ये कितना निकला 5 ax कितना है 5, और t कितना निकाला अभी 4/√3 का होल स्क्वायर, तो लिखो 4/√3 4/√3। बताओ इससे ज्यादा मजा कहाँ ही आएगा तुम्हें, मस्त मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ। 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 22 जा 40, और √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, 40/3। ये क्या हो जाएगा, रेंज अलोंग द इंक्लाइन। कितना आसान लगा, सॉल्व किए तभी लगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट खटाक से निकाल लिया, तुम्हें बना दिया मैंने डबल ए आर्मी। कितने लोग को अब मजा आने लगा, यही होता है लेवल अप। अब तुम्हें तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अंतरात्मा से, यार सर ने ना वैरायटीज कवर करवाया है, सर प्रैक्टिस कवर करवा रहे हैं। मुझे एक कमेंट करके तुम लोग बताना, इतने लोगों को अगर मैं हर एक टॉपिक आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, एक्चुअल में अभी बॉटनी जियोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के, और मैं ऐसा कर रहा हूँ कि बच्चे के 720 श्योर कैसे हो सकता है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ अभी। अगर हर एक टॉपिक के जितना पॉसिबल टॉपिक है उसके 10 क्वेश्चन करवा दिया जाए बच्चों को, तो मैंने आइडेंटिफाई किया है लगभग मान लो 3 से 4 हजार क्वेश्चन एक चैप्टर में, 3 से 4 हजार लगभग मान लो क्वेश्चन होगा एक चैप्टर में, एक चैप्टर सॉरी गलत बोल रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में। तो अगर मान लो 4 सब्जेक्ट है, अगर मान लो इंजीनियरिंग का कोई बच्चा अगर मुझे देख रहा है तो 12 सब्जेक्ट है, 12,000 क्वेश्चन हो गया, वहाँ पे 16,000 क्वेश्चन। अगर मैं ये 16,000 क्वेश्चन को 12,000 क्वेश्चन को बच्चों को टेस्ट के फॉर्मेट में दे दूँ, जैसे कि सपोज करो कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ 60 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट बनाया 1 आवर का, 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तुम, तो 60 क्वेश्चन का अगर मैं 100 पेपर बना दूँ तो कितने हो गए, 60 इंटू 100 6,000 क्वेश्चन हो गए। हाँ सर सही है, 6,000 क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, 6,000 रुपया लिख दिया क्या, 6,000 क्वेश्चन लिखना था मुझे। 6,000 क्वेश्चन यहाँ से बच्चों को अगर मैं तैयार करवा दूँ 100 पार्ट, मतलब इसका नाम मैं कुछ और दूंगा, टॉपिक वाइज तैयारी करके, तो बच्चों के पास हर एक टॉपिक का प्रिपरेशन हो जाएगा, और इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। और अगर फुल सिलेबस टेस्ट बच्चों को मैं दिलवा दूं 720 वाले 25 मान लो, तो 25 इंटू 200 क्वेश्चन होता है ना, तो 25 दूनी 50 है ना, और 2 0 5,000 क्वेश्चन, यहाँ लगभग 11,000 क्वेश्चन अगर मैं बच्चों को करवा दूं इन द टर्म्स ऑफ टेस्ट, ये एक ऐसा चीज हो जाएगा ना कि बच्चों का सिलेक्शन ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए ना एक काम करूँ ये चीज़, इसमें लेकिन इन्वेस्टमेंट होगा, पैसे लगेंगे भाई, लेकिन उतना नहीं, तो 400 500 1,000 रुपये मैक्सिमम, ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ। तो ये चीज़ ना मैंने करा है अभी, इस पे ये तो फिनिश हो गया है मेरा काम, इस पे मैं लगा हुआ हूँ। तुम लोग मुझे बताना ये कितने लोग चाहते हो सर ऐसा कुछ हो जाए ना कि 100 टेस्ट मिल जाए टॉपिक वाइज, वो भी टेस्ट 1 1 घंटे वाला, जिससे कि हमें श्योर हो जाए कि 720 क्वेश्चन 720 मार्क्स यहाँ से अचीव गारंटेड हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, तो मैं ना इसके ऊपर काम कर रहा हूँ अभी। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस बना लिए हैं, लगभग मैं 10,000 क्वेश्चन बनाया हूँ अभी तक, ये 6,000 है ना, ये मैं 10,000 क्वेश्चन बनाया हूँ, लेकिन उसको मुझे अब उससे हटाना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सेलेक्ट करवाना है, फिर बच्चों को देना है। तो ये सब अगर यूजफुल है ना तो इस पर अपन काम करेंगे, मुझे बताना। लोग थोड़ा एक सर्वे करवा के अपने दोस्तों के साथ भी, और मैं एक कम्युनिटी भी डालूंगा तो उस पर भी वोट करना, लेकिन इस पर बताना तो कमेंट करके ये ले क्या। तो ये मुझे लग रहा है काफ़ी यूजफुल होगा अगर पार्ट 100 60 1 आवर के क्वेश्चंस बच्चों को करवाया जाए, तो बच्चा का स्पीड बहुत ज़्यादा बन जाएगा और सिलेक्शन होगा। तो मुझे बताना थोड़ा सा इसके, ठीक है। ये जो मैं बता रहा था, ये वाला चीज़ समझ में आ गया सबको, पूरा का पूरा पक्का, ओके। चलो इसको हटा देता हूँ। तो ये चीज़ तो तैयार कर दिया हूँ 5,000 क्वेश्चन के, 6,000 क्वेश्चन भी तैयार है, लेकिन इसका कैटेगरी करने में टाइम लगेगा थोड़ा, तब फिर एक ज़बरदस्त सिलेक्शन एकदम बाउंस बैक करेंगे, ठीक है। चलो
आ जाओ, ये वाला हो गया क्वेश्चन, कर लोगे, देखा आसान लगा। अब अगला एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि एक और क्वेश्चन ऐसा ही टैकल करते हैं, फिर दूसरा भी करते हैं। मान लो मैंने बोला टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच बी तक पहुंचने वाला टाइम टी है, ऐसा मैंने बोला। ये टी किसके बराबर होगा तुम ही बताओ। सर अभी तुरंत बताया आपने कि जी यहाँ पे लग रहा है तो धरती माता का जी यहाँ पे लगेगा, ये वाला जी है नीचे और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा जी का जी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, जी कॉस थीटा, ठीक है दोस्त, जी कॉस थीटा। और यहां पे क्या होगा इधर वाला जी साइन थीटा। देखो ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लड क्या होगा, 90 पे फेंका तो 2u/y, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 2v/g। कितना इजी वे में बात समझ आ गया, 2v/g कॉस बीटा कॉस थीटा। तुमको मस्त वाला मजा आ गया, सही बात है सर, 2v/g कॉस थीटा हो गया ये वाला काम। तो अब क्या पूछा मैंने, बोल रहा है ए बी, देन ए बी इज इक्वल टू, व्हाट डू यू मीन बाय ए बी, ए बी मतलब रेंज। तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दो सर, तो क्या हो जाएगा रेंज इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मैं उसी को एक्स मान लेता हूँ, हाँ अभी तुरंत आपने बताया भी था पिछले वाले क्वेश्चन, पूरा टाइम यही है। और ये तो यू एक्स जीरो ही है ना यार, तो ये रेंज ही तो ए बी है यार, हाँ तो ये हो जाएगा हाफ ए एक्स का वैल्यू कितना है सर, जी साइन थीटा, ये लिख दो जी साइन थीटा। बहुत मजा आया सर, जी साइन थीटा। और यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताने के लिए आया हुआ हूं, जल्दी देखना, इंटू टी स्क्वायर है तो एक टी लिख देता हूं और इंटू टी लिख देता हूं। ऐसा क्यों कि मैं अभी जब सेट कर रहा था क्वेश्चन तो उसमें देखा मैंने ये टी सब में अलग अलग है, इसीलिए एक टी को बाहर किया। क्वेश्चन के बाद दूसरा नजर ऑप्शन पे एक बार देख लेना कि किस फॉर्मेट में है, तो टी इसलिए बाहर किया और इस टी का वैल्यू उठा के यहां पटक देता हूं, हो गया कहानी खत्म सर। देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू जी साइन थीटा और इंटू टी का वैल्यू क्या निकला मैंने 2v डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा इंटू टी। अब देखो अगर तुम लोग तो ये खुबाच और खुबाच, हाँ सर, टकाक और टकाक, हाँ सर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा टी वी टेन थीटा। आंसर क्या हो जाएगा टी टेन थीटा, हाँ सर टी वी टेन थीटा। को ये सब चीज तुम्हें थोड़ा सा दिमाग यूज करवा दिया मैंने। ऐसे ही क्वेश्चन अगर अगला मैं तुमसे फ्रेम करवाऊं, सपोज करो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक और क्वेश्चन फ्रेम करवाऊं कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ द इंक्लाइनेशन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे, ओके ये इंक्लाइन प्लेन कितना का है, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा इसका मतलब हॉरिजॉन्टली इधर से थोड़ी फेंक पाएगा, वो इधर से फेंका होगा। ये डाउन द प्रोजेक्टाइल की बात, क्या इक्वेशन को पढ़ो, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन से हॉरिजॉन्टली कैसे कोई फेंक सकता है, जब ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फेंके, नहीं तो ऐसे, हाँ इंक्लाइन ऐसे ऐसे थोड़ी फेंक पाओगे यार, सही बात है सर, ये डाउन द इंक्लाइन नीचे आएगा। देखो मजा आया तुम्हें, बार कहानी अलग हो जाएगा। बोला विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, एंगल दिया है क्या प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली, अच्छा नहीं दिया, लेकिन हम बना पाएंगे। ये बोल रहा है इंक्लाइन 45 का है तो ये भी 45 का होगा, क्योंकि वट ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा 50 डिग्री से। G इज इक्वल टू 10, बोल रहा है द रेंज मेजर्ड अलोंग द इंक्लाइन रीज। तो अब बताओ कितना आसान हो गया, इसका जो ये जो 50 है, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा 50 cos 45, 50 बाय रूट 2 यानी कि 25 रूट 2 हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट ऊपर वाला होगा 25 रूट 2 टी साइन 45। अब धरती माता का जी का दो कंपोनेंट आएगा, अभी तुरंत बताया मैंने। जी जब नीचे की तरफ लगेगा, कलर चेंज कर रहा हूं जान के मैं, जी जब नीचे की तरफ लगेगा भैया, जी का वैल्यू 10, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है। जी का ये हो जाएगा 10 cos 45, हो जाएगा 5 रूट 2, और इधर हो जाएगा 10 sin 45 5 रूट 2। इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी पता है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन पता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2u/ay से निकल जाएगा। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया कितना, 2u/y कितना है 25 रूट 3, 25 रूट 2 बाय ay कितना है 5 रूट 2, खुपाच खुपाच टकाक टकाक, तो ये कितना हो गया 10 सेकेंड। वो कितना मजा आया, 10 सेकेंड में ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये रेंज 10 सेकेंड में। अब इनिशियल वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो इस बार माइनस मत लिख देना। रेंज क्या हो जाएगा अलोंग द इंक्लाइन, जल्दी बताओ, यू टी, यू है 25 रूट 2 इंटू 10,
अच्छा, प्लस हाफ ए इस बार 5√2 है दोस्त। हाँ, और इंटू टी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया 100। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो गया कितना, 50। तो ये इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 25 25 और ये हो गया 250, 250 और 250 हो गया 500√2। अरे मजा आया क्या, 500√2 मीटर देखो किधर है ये। तो मस्त वाला मजा आ गया, तो आग और दिल बरसा देना मेरे दोस्त। और ये क्वेश्चन को भली भांति बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, डन डनाडन है, मजा आया, मस्ती भरा। चलिए इसके ऊपर आप लोगों को मिलेंगे अब अपन सर्कुलर मोशन के ऊपर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सारा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को अपन ने यहाँ पे विराम दिया है, खत्म किया है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट चीज को लेके, कुछ फॉर्मूला का लिस्ट आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। ये देखो फॉर्मूला कितना बड़ा बड़ा होता है, कितना बड़ा बड़ा होता है, ये याद नहीं रख, ये क्या है सर, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। 2 मिनट का टाइम दिया। अब मैं आपके लिए दो चीज और लाया हूं, क्या सर, मैक्सिमम रेंज का कंडीशन क्या होगा। इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त डबल ए आर्मी टेक्निक है, मैक्सिमम रेंज का डबल ए आर्मी टेक्निक बता, यानी कि जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था, देखना ध्यान से, यहां आता हूं मैं एक बढ़िया सा। अगर कोई भी आइडियल प्रोजेक्टाइल है, मान लो ऐसा मैंने थ्रो किया उसको, ऐसा मैंने थ्रो किया, मान लो आइडियल प्रोजेक्टाइल है मान लो, और ऐसा थ्रो किया और ऐसे आके नीचे गिर गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें मैक्सिमम रेंज क्या निकला था बताओ मुझे, कि अगर ये मैक्सिमम आर मैक्स के लिए जाता है तो थीटा कितना था, याद है तुम लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितनों को याद है। आइडियल प्रोजेक्टाइल में कितने एंगल पे फेंकते थे कि रेंज मैक्सिमम हो, सर 45 डिग्री। तुमने कभी सोचा कि ये 45 डिग्री कैसे आया था। इक्वेशन के बाद एक नया चीज है जिसे दुनिया क्या बोलेगी, डबल ए आर्मी कॉन्सेप्ट है बेटा, हम लोग एकदम तोड़ ही डालेंगे चीजों को। तो तुम्हें आज से ये चीज याद रखना जो बता रहा हूं, एक है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल ऐसे ही होता है सर, और एक है वर्टिकल। यस, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल का डेफिनेशन क्या है जरा सा वो देख। हॉरिजेंटल जो सिंपल तुम्हारे पास ग्राउंड है वो है हॉरिजेंटल, और ऑलवेज हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में कोई दुनिया वर्टिकल बोलती। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं बोलूं वर्टिकल तो भले मैं ऐसा हूं तो भी तुम ऐसे ही बनाओगे, भले मैं ऐसा हूं तो भी तुम ऐसे ही बनाओगे। वर्टिकल तो हमेशा हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में होता है ना यार। हाँ, और दूसरा है प्लेन, प्लेन फ्रॉम विच द प्रोजेक्टाइल इज। इस बार प्लेन और हॉरिजेंटल सेम काम कर रहा है, लेकिन हम इंटरेस्टेड है प्लेन में। अब थोड़ा सा और एलिबरेट करता हूं चीजों, जैसे ये पेज में देखो, दो चीज समझाने की कोशिश करे जा रहा हूं मैं तभी से। मान लो ये है प्लेन और ये है हॉरिजेंटल, दोनों में अंतर समझ में आया। हाँ सर सही समझ, ये है इस बार हॉरिजेंटल और ये है इस बार प्लेन, और वर्टिकल हमेशा हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा वर्टिकल, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा देखो, ये है इस बार प्लेन, हाँ सर, और ये है हॉरिजेंटल, हाँ सर सही बात है, बोलो हाँ है ना। ये है प्लेन, ये है हॉरिजेंटल, और हमेशा वर्टिकल हॉरिजेंटल के रेस्पेक्ट में होता है, तो ये हो जाएगा वर्टिकल। क्या तुम वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल को आइडेंटिफाई करना सीख लिए, क्या तुम हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल को आइडेंटिफाई करना सीख लिए। इस बार प्लेन और हॉरिजेंटल दोनों एक ही पॉइंट है, हमारा कंसर्न वर्टिकल बनाने के बाद प्लेन और वर्टिकल से होता है हमेशा, बस हमारा काम सिर्फ प्लेन और वर्टिकल से होता है, याद रखना। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, जरा ध्यान से सुनना। कभी भी अगर रेंज मैक्सिमम हो तो प्लेन और वर्टिकल के बीच जो एंगल होता है उसके बाइसेक्टर में अगर थ्रो करोगे तब ही ये मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ये हमेशा है क्या, हाँ हमेशा है, हमेशा है। कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे तुम आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात करो, चाहे तुम अप द यहां से अगर किसी चीज को फेंकते हो ऐसे ऐसे जाएगा तो बोलते हैं along द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन इसको बोलते हैं, डाउन द इंक्लाइन, यहां से अगर कोई चीज को फेंकता हूं, मैं ऐसे फेंकता हूं या ऐसे फेंकता हूं, कैसे भी फेंकूं आएगा तो ऐसे ही ना, डाउन द प्रोजेक्टाइल। सब जगह रेंज मैक्सिमम कब होगा, क्वेश्चन ये है।
कितने एंगल पे फेंके कि रेंज मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन ये है। बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ सर समझ में आया, काफी बात समझ में। तो इसके लिए कंडीशन क्या है सर, ये बताने में मैं इंटरेस्टेड हूं। कंडीशन क्या है, क्या बताने में इंटरेस्टेड हो सर आप? तो कंडीशन है कि हमेशा प्लेन और वर्टिकल के बीच का जो एंगल होता है उसका आधा पे फेंकोगे तो हमेशा रेंज मैक्सिमम हो। तो रेंज मैक्सिमम तब होता है जब हमेशा बाइसेक्टर पे फेंक, इसकी प्लेन और वर्टिकल। याद रखना वर्टिकल हमेशा हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। हाँ तो ये दोनों एंगल 90 है, इसीलिए ये 45 डिग्री पे फेंका, आंसर आ गया 45। मजा आया? अरे वाह सर क्या। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो मैं ये वाला क्वेश्चन तुमसे कोट करने वाला हूं अभी। सपोज करो कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ओके, और ये एंगल है, मान लो कितना मानने की कोशिश करोगे, 60 डिग्री। बताओ कितने डिग्री पे फेंकूं कि रेंज मैक्सिमम। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा सो दैट, अल्फा बोलूं, अल्फा ही बोला था। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा सो दैट द रेंज विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन ये, फाइंड द एंगल अल्फा सो दैट रेंज विल बी मैक्सिमम अलोंग द इंक्लाइंड। तो मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में वर्टिकल बनाओ और प्लेन और वर्टिकल के बीच का एंगल का आधा कर दो। तो ये एंगल कितना होगा, ये 60 है तो ये 30, तो 30 का आधा कितना होता है 15, यानी कि 15 डिग्री पे फेंकेंगे तब रेंज सबसे ज्यादा दूर गिरेगा। बाकी किसी भी एंगल पे फेंकोगे ना तो इधर ही गिरेगा, किसी भी एंगल पे फेंकोगे इधर ही गिरेगा, किसी भी एंगल पे फेंकोगे इधर गिरेगा, ये सबसे मैक्सिमम होगा और ये हमेशा अलोंग द बाइसेक्टर होगा। सूरज से निकल गया 15 डिग्री। आया समझ में कैसे निकाला मैंने? प्लेन और वर्टिकल के बीच के एंगल का बाइसेक्टर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन एक और, यहां पे इसको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी फिर से ताकि तुम लोग जीवन भर याद रखो। फिर से इधर आ जाओ, मान लो यहां पे वही क्वेश्चन पूछूं, ये वाला एंगल सपोज करो कितना मानने की कोशिश करो, मान लो 30 डिग्री। मैंने बोलो यहां पे डाउन द इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे फेंकूं कि रेंज मैक्सिमम। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा सो दैट रेंज डाउन द इंक्लाइंड। रेंज डाउन द इंक्लाइन ही आएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। डाउन द इंक्लाइन इज मैक्सिमम। कब होगा बताओ जल्दी से। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी फेंक देता हूं मैं एक, और इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा ना मैं तुम्हें, वो कॉपी भी कर लेता हूं। देखो ध्यान से क्या होगा, अभी क्या सिखाया, हमें हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं होता है, प्लेन और वर्टिकल के बीच का जो एंगल है उसका बाइसेक्टर। तो ये एंगल 30 है तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 60, ये टोटल कितना हो गया 120, और 120 का आधा कितना हो गया 60, यानी कि 60 पे फेंकेंगे तब रेंज सबसे ज्यादा दूर गिरेगा। बाकी किसी भी एंगल पे रेंज, हाइट वाइट कुछ भी हो सकता है लेकिन रेंज हमेशा कम होगा। बोलो मजा आया? इसको मैंने तुम्हें ताक के अच्छे से किया हुआ है, ठीक, अल्फा बीटा में भी बना दिया है, टेंशन मत। तो यहाँ पे अल्फा बीटा में बना देता हूँ, चलो आ जाओ। देखो मैंने क्या लिखा है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। मैंने क्या लिखा है, ये कब होता है, मैंने बोला ये होता है अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल between the vertical with respect to the ground. Vertical is always with respect to ground and inclined plane. तो हमेशा जब भी कभी तुम ऐसे क्वेश्चंस को देते हो, चाहे वो अप द इंक्लाइंड हो या डाउन द इंक्लाइंड हो, डजंट मैटर, हमेशा हमेशा मान लो ये वाला है, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है, ये वर्टिकल है, ये सब बना दिया तुमने, चाहे कोई भी हो, मतलब अप द इंक्लाइंड हो या डाउन द इंक्लाइंड हो, दोनों के लिए सेम चीज, अप द इंक्लाइंड हो या डाउन द इंक्लाइन हो, दोनों के लिए सेम चीज ट्रू। क्या कि यहाँ ये वाला एंगल अगर बीटा है और ये अगर अल्फा है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा टोटल एंगल, ये टोटल कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। टोटल 90 हुआ तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और इसका आधा होगा बाइसेक्टर, मतलब ये क्या हो जाएगा इसका आधा, तो 90 माइनस बीटा बाई 2। अगर ये अल्फा हो जाए रेंज मिल, तो 90/2 क्या होगा 45 माइनस बीटा बाई 2। इस बार अल्फा जो होगा मैक्सिमम रेंज के लिए वो क्या होगा जल्दी बताओ, 45 माइनस बीटा बाई 2। 45 को दुनिया π/4 भी बोलती है, π/4 माइनस बीटा बाई 2, तो अल्फा निकल गया। मजा आया तुम्हें? ये क्या है अप द इंक्लाइन, तो रेंज मैक्सिमम। इसी को इसलिए मैंने कॉपी किया नीचे। डाउन द इंक्लाइन में क्या होगा ये वाला, तो कट करो
और डाउन द इंक्लाइन ऐसा बना दो, तो घुमा दो इधर, बहुत सुंदर। और डाउन द इंक्लाइन बनाना है ना, तो ऐसा बना दो। इसमें भी वही सारा चीज सेट करना है। हाँ बिल्कुल, ये एंगल इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल बीटा। यस, ये टोटल कितना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। ये टोटल है 180, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 90 प्लस बीटा। 90 प्लस बीटा होगा और ये 90 माइनस बीटा, दोनों को सम करोगे तो 180 हो जाएगा ना यार। जल्दी से सॉल्व करके दो। अरे x मान लो इसको, और x प्लस 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू 180 कर लो। तो ये x निकालोगे तो उधर जाएगा, 180 में से 90 गया 90 माइनस बीटा उधर गया प्लस बीटा। हाँ सर सही बात है, x मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, करो सॉल्व अभी तुरंत। मान लो ये x, तो x प्लस 90 माइनस बीटा कितना हो जाएगा? 180। x किसके बराबर होगा जल्दी बताओ? 180 माइनस 90, और ये उधर गया तो प्लस बीटा। 180 माइनस 90 कितना हो गया? 90 प्लस बीटा। x कितना हो गया? 90 प्लस बीटा। और इसका बाइसेक्टर ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस बीटा बाई 2। बड़ा गेम है। कितना आया? 90 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा रखो। रेंज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। कब? डाउन द इंक्लाइन। मजा आ गया तो आग और देखो, यानी कि रेंज मैक्सिमम के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा 90 बाई 2 45 प्लस बीटा बाई 2। 45 को दुनिया बोलती है पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या है, जीवन भर याद रखो। क्या बोलते हो? मजा आएगी नहीं? प्लेन और वर्टिकल के बीच, प्लेन और इधर फेंक रहे हैं तो ये वाला एंगल थोड़ी लोगे यार, ऑफ कोर्स इधर जिधर फेंक रहे हो वो वाला एंगल लोगे, है कि नहीं? से यहाँ पे प्लेन देखो, वर्टिकल को इधर कर दो तो प्लेन और वर्टिकल के बीच में ये बड़ा एंगल भी होगा, ये एंगल लेके क्या करेंगे? इधर थ्रो कर रहे हो उधर का ही तो एंगल लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि इतना देर से जो डिस्कशन कर रहे हैं अपन, उससे क्या सीखे? कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज अलोंग द प्लेन, it should be projected along the angular bisector। सेक्टर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब हाफ ऑफ दिस, है कि नहीं? आधा, बाइसेक्टर मतलब आधा ऑफ द एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, वर्टिकल और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का जो एंगल है उसका आधा। तो यही पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 है अप द इंक्लाइंड के केस में, एंड डाउन द इंक्लाइन के केस में क्या है? पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिस्ट दिया था तुम्हारे को दोस्त, ये देखो अप द इंक्लाइंड, देखो ध्यान से अप द इंक्लाइंड। अब इसमें कुछ रट्टा मत मारना, नहीं तो पेट चीर के बूटी निकाल दूंगा, ध्यान रखना। टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें याद कर, जो रट्टा मारने वाला है याद है तुम्हें? 2u sin अल्फा बाई जी कॉस बीटा। उसके बाद किस एंगल पे फेंकोगे तुम ये चीज? तो मैंने बताया कि डाउन द इंक्लाइन में ज्यादा एंगल है और अप द इंक्लाइन में छोटा एंगल है, तो छोटा है तो घट गया पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, और ये ज्यादा है तो पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन में, और ये 2u sin अल्फा बाई जी कॉस बीटा है। ये दोनों का चीज टाइम ऑफ फ्लाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो मैं अभी बोला था कि ये दोनों बताऊंगा, ये दोनों बता दिया। रेंज याद नहीं रखना है, हमेशा इक्वेशन लगाना है, टाइम लगा के एसएक्स का इक्वेशन लगाना। और मैक्सिमम रेंज कब होगा ये याद रखना। हमेशा अप द इंक्लाइंड में लोग कम दूरी तय करेगा, डाउन द इंक्लाइंड में ज्यादा तय करेगा। अप द इंक्लाइंड जब होगा तो नीचे पॉजिटिव होगा क्योंकि कम है, और डाउन द इंक्लाइन में ज्यादा दूर गिरेगा इसीलिए नीचे नेगेटिव है। यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन बीटा, और कहीं अल्फा नहीं आने वाला इस सब में। क्यों? ये अल्फा तो फाइंड आउट किया था ना यार, हाँ, कि कितने से फेंकेंगे कि मैक्सिमम रेंज हो। अब मैक्सिमम रेंज कितना हो? यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन बीटा। ऑल्दो ये सब चीज जेईई मेन एडवांस में ज्यादा यूज होता है, फिर भी तुम्हें मजा आया होगा और तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया होगा कि सर ने सब कुछ कवर अप। एक क्वेश्चन कवर करो ये वाला जल्दी से फटाफट से। बोल रहा एट व्हाट एंगल विद द इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री अ पार्टिकल शुड बी प्रोजेक्टेड टू हैव द मैक्सिमम रेंज। अब इंक्लाइंड एंगल कितने का है? 30 डिग्री का। ओके, देखो ध्यान से, शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट द मैक्सिमम रेंज। अब मैंने क्या बताया? प्लेन और वर्टिकल के बीच का एंगल ये कितना है? 60, और उसका आधा, तो ये कितना होगा? 30। अल्फा 30 पे फेंकोगे तो भी रेंज मैक्स, देखो 30 डिग्री आंसर। कितने लोग 30 निकाले थे
और कितनों को मस्त वाला मजा आया जरूर बताना। और अपन इसको उड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल वाला टर्म है वो हम प्रोजेक्टाइल रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में कवर करूंगा रिलेटिव मोशन में, जिसमें कि रिलेटिव इन 1D, रिलेटिव इन प्लेन जैसे कि रेनमैन प्रॉब्लम, अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम और मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम, उसी में अपन कवर करेंगे। तो रिलेटिव मोशन अपने आप में एक बहुत बड़ा बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। दो बॉल को ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा, एक को ऊपर फेंका एक को नीचे फेंका, एक बस उधर से आ रही है दूसरी इधर से आ रही है, क्या होगा, दोनों साथ साथ चल रहा है, कब ओवरटेक होगा कब नहीं होगा, होगा तो क्या होगा। ऐसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। और उसके बाद स्विमर वाला क्वेश्चन, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन, ये सब 3-4 लेक्चर में रिलेटिव मोशन का हेडिंग के साथ ही अपन सारा कवर करेंगे, राइट। अभी अपन कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में कौन सा चीज, सर्कुलर मोशन। फिर रिलेटिव सारा एक साथ ही कवर करते हैं, ठीक है दोस्त। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और वो जो मैंने बताया था लिफ्ट विफ्ट में अगर हम कोई भी प्रोजेक्टाइल करते हैं तो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड एवरीथिंग, इसको थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। उसको जनरली क्या बोलते हैं, 1 मिनट 2 मिनट अब मैं बस तुम्हारा लूंगा। रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट, लिफ्ट में ये कैसे होता है, ये भी वैसे वहीं पे कवर करते हैं, तभी और मजा आएगा सारे रिलेटिव, ठीक है ना। लेकिन याद रखना ये अपन कवर करेंगे, वी विल कवर इट कहाँ पे, रिलेटिव मोशन में। तो ये सारे क्वेश्चन वहां कवर होंगे। तो मिलेंगे फिर से एक और मस्त और धमाकेदार से सेशन में। ये नया बैच में मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे खूब सारा शेयर करें ताकि ये पहुंच पाए उन बच्चों को तक। और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा सेशन, एकदम मजा में आ रहा है, ताकि मुझे भी उससे एनर्जी मिलता है। और यार शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्कूल के दोस्त के साथ, कोचिंग के साथ, एवरीवेयर जहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू, आप लोग इतना प्यार बनाते हैं जिससे, थैंक यू, लव यू, बाय मेरे दोस्त।